गुड आफ्टरनून। आशा करता हूँ आप सब ठीक हैं और आपकी फैमिली भी ठीक है। जैसा कि हमने एमएसएमई पार्ट 1 पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, फाइनेंस बिल 2023 में सेक्शन 43B ऑफ इनकम टैक्स में कुछ चेंजेस आए थे, जिसकी वजह से हमें बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं यदि हमें उसके बारे में नहीं पता। तो हमने इस वीडियो को 2 पार्ट्स में बनाया था, जिसका पहला पार्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और दूसरा पार्ट हम आज डिस्कस करने वाले हैं। पहले पार्ट में हमने जो भी डिस्कस किया था उसका मैं छोटा सा रिकैप दे देता हूं। पहले तो सेक्शन 43B ऑफ इनकम टैक्स एक्ट में क्या चेंजेस आए थे। दूसरा, एमएसएमई सेक्टर में जैसे माइक्रो, स्मॉल और मीडियम है, तो हम कैसे डिसाइड करते हैं कौन माइक्रो है कौन स्मॉल। वहाँ पे टर्नओवर और प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट का क्राइटेरिया है, जो हमने डिटेल्ड में डिस्कस किया था। इसके बाद हमने सेक्शन 15 ऑफ एमएसएमई एक्ट, जिसके तहत यदि रिटर्न एग्रीमेंट है तो हमें 45 डेज के अंदर पेमेंट करनी होती है, यदि रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है तो हमें 15 दिन के अंदर पेमेंट करनी होती है, वो भी डिस्कस किया था। उसके बाद हमने ये भी डिस्कस किया था कि हमें कैसे कैसे इन सारे पॉइंट्स को फॉलो करना है, जिससे हम जो भी ये चेंज आए हैं इसका बेनिफिट उठा सकें। इसके बाद हमने ये भी डिस्कस किया था कि यदि हम ये पेमेंट टाइम से नहीं करते तो हमें जो भी खर्चा होता है हमें इनकम टैक्स में वो डिसअलाउड हो जाएगा करंट फाइनेंशियल ईयर में, और जब भी हम पेमेंट करेंगे उस फाइनेंशियल ईयर में ये अलाउड किया जाएगा। और ये चेंजेस इसी फाइनेंशियल ईयर से एप्लीकेबल हैं, जो कि 1 अप्रैल 2023 को ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आपने पहला पार्ट 1 ऑफ ये एमएसएमई का नहीं देखा है तो पहले उसे देखिए, उसके बाद ही आप दूसरा पार्ट देखिए, जिससे आपको पूरी इंफॉर्मेशन क्लियरली समझ आए। और मैं ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको आगे भी मिलती रहे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें, ताकि हम किसी को भी नुकसान होने से बचाएं। तो आप देखते रहिए मेरे साथ इस वीडियो को, जो कि है पार्ट 2 ऑफ एमएसएमई चेंजेस इन इनकम टैक्स सेक्शन 43B। तो दोस्तों आगे कंटिन्यू करते हैं हम। तो जितनी भी डिटेल मैंने आपसे क्या शेयर की है पार्ट 1 में, उसके बाद कुछ क्वेश्चन अराइज होते हैं, जैसे अज्यूम इनवॉइस डेट इज 31 मार्च 24, डिडक्शन इज अलाउड इन फाइनेंशियल ईयर 23-24 इफ पेमेंट इज मेड बिफोर 45 डेज और 15 डेज एज द केस में बी। यदि आप 31 मार्च 24 का जो इन्वॉइस है उसकी पेमेंट 45 या 15 दिन के अंदर कर देते हैं तो आपको डिडक्शन उसी साल में मिल जाएगी जब आप आईटीआर फाइल करेंगे। लेकिन यदि आप पेमेंट 15 या 45 दिन के बाद करते हैं तो आपको डिडक्शन नेक्स्ट ईयर मिलेगी। अब अज्यूम कीजिए कि इनवॉइस डेट 31 मार्च 2024 है और आपके पास 45 डेज़ का टाइम है, यानी आप 15 मई तक आप उसकी पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन यदि आपका ऑडिट 30 अप्रैल को ही कंप्लीट हो जाता है तो आप क्या करेंगे, क्या आप डिडक्शन ले सकते हैं या नहीं? और आप आईटीआर भी 30 अप्रैल तक यदि फाइल कर देते हैं तो अब ऑडिटर को कैसे पता चलेगा कि आप 45 दिन के अंदर पेमेंट कर देंगे या नहीं? तो एज़ पर माई ओपिनियन, यदि आपने आईटीआर फाइलिंग से पहले पेमेंट कर दी तो आपको आईटीआर में उसका डिडक्शन क्लेम करना चाहिए। यदि आपने आईटीआर फाइल करने से पहले उसकी डिडक्शन पेमेंट नहीं की तो आपको डिडक्शन क्लेम नहीं करनी चाहिए, तो आपको नेक्स्ट ईयर डिडक्शन क्लेम करनी चाहिए, या फिर आपको आईटीआर 15 मई के बाद भरना चाहिए, ताकि आपको पता चल सके कि आपने पेमेंट कर दी है या नहीं। दूसरा क्वेश्चन अराइज होता है, इफ़ द डेट इज मैंशनड इन परचेज ऑर्डर वेदर सेपरेट एग्रीमेंट इज रिक्वायर्ड। अब कुछ लोग कहते हैं कि हमने परचेज ऑर्डर में डाल दिया है कि हम एमएसएमई हैं और पेमेंट डेट 45 डेज है या 15 डेज है, तो हमें क्या एग्रीमेंट करना चाहिए? तो इसका आंसर है येस। परचेज ऑर्डर में डेट मेंशन करने से कुछ नहीं होगा, आपको एक सेपरेट एग्रीमेंट एंटर करना पड़ेगा जो कि एमएसएमई एक्ट में मेंशनड है। तो आपको एक रिटर्न एग्रीमेंट एंटर करना पड़ेगा कि पेमेंट डेज हमारे कितने हैं एज पर एग्रीमेंट। यदि कोई भी एग्रीमेंट नहीं होता तो आपको पेमेंट 15 दिन के अंदर करनी पड़ेगी। तीसरा क्वेश्चन अराइज होता है कि यदि रिटर्न एग्रीमेंट में 90 डेज का टाइम है तो क्या होगा? तो एज पर एमएसएमई एक्ट, रिटर्न एग्रीमेंट में कोई भी टाइम हो, अगर 45 दिन से ज़्यादा का टाइम है तो आपको पेमेंट 45 दिन के अंदर ही करनी है, क्योंकि पेमेंट 45 दिन से एक्सीड किसी भी केस में नहीं कर सकती।
फोर्थ केस है, क्या सेक्शन 43 में एमएसएमई टू एमएसएमई भी कवर है? तो एज पर माय ओपिनियन सेक्शन 43 यदि आप एनालाइज करें, जो नया सबसेक्शन ऐड हुआ है उसमें असेसी वर्ड यूज किया गया है। तो यदि आप एमएसएमई को सेल करते हैं तो उस एमएसएमई को आपको पेमेंट 45 डेज या 15 डेज में करनी पड़ेगी। एमएसएमई भी इसमें कवर्ड है। क्वेश्चन 5, सो ऑल इनवॉइसेस which will be received prior to 15 Feb 24 should be paid by 31st March 24 or earlier, otherwise amount can be disallowed in financial year 23-24। अगर आपके पास इनवॉइस जो है 15 फरवरी 24 के बाद आता है और 31 मार्च 24 तक, तो आपको पेमेंट अगले साल 15 या 45 दिन जैसा भी आपका क्राइटेरिया है उसके अंदर कर देनी है। तो होप आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे कि आपको कैसे कैसे इसको डिसाइड करना है। अब हम देखेंगे व्हाट इज द लॉस टू बायर फॉर नॉट मेकिंग पेमेंट विद इन 45 या 15 डेज जो भी पीरियड है, एंड फॉर डिलेइंग द पेमेंट। क्या क्या उनको परेशानियां लॉस हो सकते हैं, तो हम ये डिस्कस करते हैं। सबसे पहला तो जितनी वो पेमेंट डिले करेंगे या करंट ईयर में नहीं करेंगे उसका डिडक्शन आपको करंट ईयर में नहीं मिलेगा, और आपको इस साल उसके ऊपर जो भी आपके ऊपर टैक्स रेट एप्लीकेबल है 25 या 30% प्लस सरचार्ज और सेस जो कि करीबन 34 से 35% होता है, वो आपको पे करना पड़ेगा। सबसे पहली बात। दूसरा, आपको उस डिलेड पेमेंट ऑफ जो वो टैक्स आप पे करेंगे उस पर 1% पर मंथ के हिसाब से इंटरेस्ट भी इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ को पे करना पड़ेगा। तीसरा, आपको ये डिडक्शन डिसअलाउड नहीं होगी, लेकिन जब भी आप एमएसएमई की पेमेंट करेंगे यानी नेक्स्ट ईयर, तो आपको उस साल डिडक्शन अलाउड हो जाएगी, लेकिन इस साल आपको टैक्स और इंटरेस्ट पे ऑलरेडी करना पड़ेगा, तो आपको ये नुकसान होगा। चौथा क्या होगा, यदि आप एमएसएमई को पेमेंट डिले करते हैं तो एज पर एमएसएमई एक्ट आपको 3 times ऑफ द बैंक रेट नोटिफाइड बाय आरबीआई विद मंथली रेस्ट का इंटरेस्ट भी आपको एमएसएमई को पे करना पड़ता है। तो ये ऊपर जो इंटरेस्ट आपने पे किया वो इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ को किया, और ये जो मैं इंटरेस्ट की बात कर रहा हूँ ये एमएसएमई एक्ट में दिया गया है कि जो आरबीआई द्वारा नोटिफाइड रेट है उसका 3 times, और वो भी मंथली कंपाउंडिंग के साथ आपको एमएसएमई को पे करना पड़ेगा। ये इंटरेस्ट कितना हो सकता है ये मैं आगे आपको टेबल के माध्यम से समझाऊंगा, उसमें मैंने पूरी कैलकुलेशन की हुई है। तो आपको ये 21% इंटरेस्ट विद मंथली कंपाउंडिंग भी एमएसएमई को देना पड़ेगा, लेकिन ये इंटरेस्ट एमएसएमई टू एमएसएमई नहीं देना पड़ेगा। तो इस एमएसएमई इंटरेस्ट से एमएसएमई एक्सक्लूड है। जो इनकम टैक्स का इंटरेस्ट था और डिडक्शन थी सेक्शन 43 भी, उसमें एमएसएमई कवर्ड है, लेकिन इस इंटरेस्ट में जो 21% इंटरेस्ट बन रहा है 3 times ऑफ बैंक रेट, उसमें एमएसएमई टू एमएसएमई एग्जेम्प्ट है। तो ये वाला इंटरेस्ट आपको एमएसएमई को नहीं देना पड़ेगा यदि आपने एमएसएमई से परचेज किए। फर्दर, इंटरेस्ट पेड टू एमएसएमई, और इसके अलावा जो आपने ये एमएसएमई को 21% पे इंटरेस्ट देंगे वो इनकम टैक्स में आपको एज एक्सपेंस अलाउड भी नहीं होगा। तो ये खर्चा आप ऐसे डिडक्शन भी क्लेम नहीं कर सकते, तो 35% का लॉस आपको वो भी हो जाएगा। बैंक रेट नोटिफाइड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करंटली स्टैंड्स एट 6.75%। तो मैं जो 21% आपको कह रहा था 6.75% इंटू 3, तो 21% के करीब बनता है एज ऑफ Feb 23। दिस मीन्स दैट द इंटरेस्ट रेट फॉर एमएसएमई क्लेम्स अंडर द एमएसएमई समाधान पोर्टल इज 3 times द करंट रेट विच इज 20.25% विद मंथली कंपाउंडिंग। तो एक्चुअली में ये 21% से भी बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि इसका मंथली कंपाउंडिंग करना है आपको। अब ऑडिटर का काम कैसे बढ़ रहा है, ये जो सेक्शन है सबसेक्शन H 43B में ऐड हुआ है, इससे ऑडिटर का भी काम बढ़ जाएगा। ऑडिटर को सारे के सारे क्रेडिटर चेक करने पड़ेंगे कि कौन कौन से क्रेडिटर एमएसएमई में कवर होते हैं और किन की पेमेंट ड्यू डेट पे की गई है या नहीं। जो भी पेमेंट ड्यू डेट पे नहीं की गई उनके इंटरेस्ट और उसको डिसअलाउ करना पड़ेगा ऑडिटर को, और उसके ऊपर एमएसएमई को 21% के हिसाब से इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा, और उसे भी ऑडिटर को डिसअलाउ करना पड़ेगा। तो ऑडिटर का काम भी यहाँ पे बहुत बढ़ गया है। इसके बाद ऑलरेडी हम जानते हैं कि ऑडिटर को एमएसएमई एक्ट के तहत बहुत सारे डिस्क्लोजर ऑलरेडी देने पड़ते हैं ऑडिटेड फाइनेंशियल में, जैसे प्रिंसिपल अमाउंट एंड इंटरेस्ट ड्यू देयर ऑन, amount of interest paid by the buyer in terms of section 16, amount of interest due and payable for the period of delay in making payment, amount of interest accrued and remaining unpaid at the end of each accounting year, the amount of further interest remaining due and payable even in the succeeding year। तो आप किसी भी लिस्टेड कंपनी रिलायंस, आईटीसी, इन्फोसिस की बैलेंस शीट उठा सकते हैं और उसमें आप देख सकते हैं एमएसएमई का ऐसे
से एक टेबल बना होगा जिसमें ये हमें डिस्क्लोज ऑलरेडी करना पड़ता है। तो ऑडिटर का ऑलरेडी बहुत काम है, और उसके अलावा ये सेक्शन 43B जो ऐड हुआ है सब सेक्शन H, उससे ऑडिटर का काम और बढ़ गया है। इससे ऑडिटी का काम भी और बढ़ गया है कि उसे भी बहुत सारे रिकॉर्ड बनाने पड़ेंगे, जैसे कौन से वेंडर उनके माइक्रो है, कौन स्मॉल, कौन मीडियम, और उसके हिसाब से उनको भी अपने रिकॉर्ड अब कंटिन्यूसली अपडेट करने पड़ेंगे। अब हम कुछ एग्जांपल देखते हैं कि हमें यदि हमने कब परचेज़ किया तो हमें कब पेमेंट करनी है। देखिए, सबसे पहला एग्जांपल है, रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है आपका, आपने जो परचेज़ की वो 18 जनवरी 23 को की, तो आपका जो वेंडर है MSME उसने आपको 18 जनवरी 23 को सप्लाई कर दी। क्रेडिट पीरियड नील है क्योंकि रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है, और क्रेडिट पीरियड भी नील है। तो ऑब्जेक्शन फॉर क्वालिटी, और आपने कोई गुड्स की जो क्वालिटी है उसके लिए कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं रेस की, तो ये माना जाएगा कि 18 जनवरी जब आपको गुड्स मिली वही डेट को आपका डीम्ड एक्सेप्टेंस हो गया। तो पेमेंट कब करनी है? एज पर MSME एक्ट विद इन 15 डेज। तो आपको 2 फरवरी 2023 से पहले इसकी पेमेंट कर देनी है। सिर्फ 15 दिन का टाइम मिलेगा क्योंकि आपके पास कोई रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है और क्रेडिट पीरियड भी नील है, तो विद इन 15 डेज आपको पेमेंट कर देनी है। अब सेकंड केस देखते हैं। रिटर्न एग्रीमेंट येस, डेट ऑफ परचेज 18 जनवरी, क्रेडिट पीरियड 60 डेज, ऑब्जेक्शन कोई नहीं, तो आपका माना जाएगा कि आपने 18 जनवरी 2023 को गुड एक्सेप्ट कर ली। और क्योंकि रिटर्न एग्रीमेंट 60 डेज है, लेकिन एज पर MSME एक्ट ये 45 डेज से एक्सीड नहीं कर सकता, तो आपको मैक्सिमम 45 डेज मिलेंगे। तो आपको 4 मार्च 2023 से पहले इसकी पेमेंट कर देनी है। अब तीसरा केस देखते हैं। रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है, परचेज 18 जनवरी 2023, क्रेडिट पीरियड नील, कोई ऑब्जेक्शन है यस, और ऑब्जेक्शन को जो MSME है, जो वेंडर है, उसने कब क्लियर कर दिया था? 25 जनवरी 2023। तो अब आपको 25 जनवरी 2023 से 15 दिन मिलेंगे। जब भी उसने आपका जो ऑब्जेक्शन था वो क्लियर कर दिया, वहाँ से आपको 15 दिन का टाइम मिलेगा पेमेंट का, क्योंकि आपके पास कोई रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है। तो आप 9 फरवरी 2023 तक पेमेंट कर सकते हैं। चौथा केस देखते हैं। उसमें रिटर्न एग्रीमेंट येस, डेट ऑफ परचेज 18 जनवरी 2023, क्रेडिट पीरियड रिटर्न एग्रीमेंट के हिसाब से 60 दिन, कोई ऑब्जेक्शन है यस। उस ऑब्जेक्शन को MSME ने कब तक क्लियर कर दिया था? 25 जनवरी 2023 तक। तो अब आपको 25 जनवरी 2023 से 45 दिन का टाइम मिलेगा, क्योंकि आपका रिटर्न एग्रीमेंट था 60 डेज़ का, लेकिन एज पर MSME एक्ट जो पेमेंट है वो 45 डेज़ में करनी ज़रूरी है। तो आपको 12 मार्च 2023 तक उसकी पेमेंट कर देनी है, वरना ये खर्चा डिसअलाउड भी हो सकता है। If the objection is made by buyer after 15 days from the date of acceptance, the same shall not be considered. एक बात और ध्यान रखिएगा, यदि आपने कोई गुड्स रिसीव किए तो और उसमें कुछ क्वालिटी या कोई भी प्रॉब्लम है, तो आपको 15 दिन के अंदर, जब भी आपको गुड्स मिले उसके 15 दिन के अंदर ऑब्जेक्शन रेज करना है, तभी आपको ऑब्जेक्शन का बेनिफिट मिलेगा। नहीं तो आपने 15 दिन के बाद यदि ऑब्जेक्शन रेज किया तो वो भी नल एंड वॉइड माना जाएगा, और आपको पेमेंट जब आपको गुड्स मिले थे उसी के 15 या 45 दिन, जैसा भी केस हो, उसमें करना पड़ेगा। और भी कुछ एग्जिस्टिंग डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है, जैसे कि कंपनीज एक्ट 2013 से में ये लाया गया था। फॉर्म MSME फॉर्म 1 होता है जो हमें 6 मंथली बेसिस पे सबमिट करना पड़ता है, और उसमें हमें ये बताना पड़ता है कि कौन कौन से MSME जिनसे हम बाय करते हैं और जिनकी पेमेंट 45 डेज से एक्सीड में हम कर रहे हैं। तो एक ऑलरेडी 6 मंथली रिटर्न जा रहा है ROC में, उसमें हमें क्या मेंशन करना पड़ता है? MSME का नाम, पैन नंबर, आउटस्टैंडिंग अमाउंट ड्यू, और क्यों हम उसको डिले कर रहे हैं। तो आप ध्यान रखिए, आजकल ROC भी बहुत पेनल्टीज़ लगा रहा है। जैसे अभी एक केस आया था जिसमें एक कंपनी ने कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट नहीं किया था, तो उसमें उस कंपनी पर 18 से 20 लाख रुपए की पेनल्टी लगाई गई थी। तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि MSME के जो प्रोविजंस है, यदि आप उसका फॉलो नहीं करते तो बहुत तरह से आपको पेनल्टी लग सकती है। जैसे आपको 21% इंटरेस्ट देना पड़ सकता है एज पर MSME एक्ट। इनकम टैक्स के तहत आपको खर्चा डिसअलाउड हो सकता है। ROC भी अलग से आपको पेनल्टी लगा सकता है। तो MSME सेक्टर से जो रिलेटेड प्रोविज़न है बहुत स्ट्रिक्ट हैं। तो आई विल रिक्वेस्ट कि आप उन प्रोविज़न्स का अच्छे से पालन करें। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा। मान लीजिए आप MSME हैं और आपने किसी लार्ज वेंडर, लार्ज जो कस्टमर है उसको सप्लाई की, और उसने ना तो आपको 21% इंटरेस्ट दिया, ना ही 15 या 45 दिन के अंदर पेमेंट की, उसने कुछ नहीं किया। तो क्या कोई ऐसी संस्था है जिसके पास आप अपील कर सकें? तो हाँ है। आप स्क्रीन पर जैसा देख सकते हैं, माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज फैसिलिटेशन काउंसिल एक बनी हुई है। आप उसको
इस साइट पर जो मैंने आपको स्क्रीन पर दी है https://samadhan.msme.gov.in, इस साइट पर जा सकते हैं आप। इसमें अपना उद्योग आधार नंबर या उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर, मोबाइल नंबर जो उसमें रजिस्टर्ड है और वेरिफिकेशन कोड डालकर यहाँ अपनी कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हैं। और ये जो फैसिलिटेशन काउंसिल है ये आपकी हर तरह से मदद करेगी उस पैसे को रिकवरी करने के लिए। तो इसमें कंप्लेंट डालने से पहले आप ये इंफॉर्मेशन रेडी रखिए, जैसे before you proceed to file application of delayed payment, please see the following. You should be ready with the scanned PDF documents of work orders of respondent and invoices generated by you against those work orders. Each file size should not be more than 2 MB. तो ये सारे डॉक्यूमेंट रेडी रखिए, तभी आप इसमें एप्लीकेशन सबमिट कीजिए। और ये काउंसिल आपकी पूरी तरह से हेल्प करती है। इस काउंसिल ने बहुत सारे केस अभी तक सुलझा दिए हैं और बहुत सारे MSME को पेमेंट ऑलरेडी मिल गई है विद इंटरेस्ट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इसे आप कहीं सेव करके रखिए। इसके बाद हम देखते हैं कि जो ये सेक्शन 43B इनकम टैक्स में चेंज आया है, इससे हम कैसे बेनिफिट उठा सकते हैं। देखिए, सबसे पहला बेनिफिट तो जितने भी हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट और जो भी MSME दूसरे वेंडर हैं जिनकी पेमेंट 1-1, 2-2 साल तक लोग नहीं करते, उनको अपने आप को MSME में रजिस्टर करना चाहिए, जिससे जितने भी लार्ज वेंडर्स हैं उनको इन सभी प्रोफेशनल्स की पेमेंट 45 डेज़ में करनी पड़ेगी यदि रिटर्न एग्रीमेंट है। यदि रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है तो 15 दिन के अंदर उनको पेमेंट करनी पड़ेगी, नहीं तो उनका खर्चा डिसअलाउड हो सकता है। सेकंड पॉइंट, सभी वेंडर्स के साथ आप रिटर्न एग्रीमेंट एंटर कीजिए। इसमें आपको कुछ नहीं करना, 50 या 100 रुपये का एक स्टैम्प पेपर लेना है और सभी के साथ अलग अलग आप रिटर्न एग्रीमेंट में एंटर कर सकते हैं। तीसरा, लार्ज वेंडर हु विल रिमूव अब एक तीसरा पॉइंट आता है कि जो लार्ज वेंडर है वो ये सोच सकते हैं कि यार मैंने अगर MSME से परचेज़ की तो मेरे ऊपर यदि मैंने 45 दिन के अंदर पेमेंट नहीं की तो मुझे ये खर्चा डिसअलाउड हो सकता है। तो वो ये सोच सकते हैं कि अब मैं MSME के साथ बिजनेस ही नहीं करूँगा। तो आप क्या कर सकते हैं, यदि आपका क्रेडिट पीरियड लार्ज वेंडर के साथ 90 डेज़ है और आपको तब भी कुछ प्रॉफिट होता है, तो आप उनसे बात कर सकते हैं कि मैं अपने रेट जो आइटम या गुड्स आप सप्लाई करते हैं आप उसका उस रेट में एडजस्टमेंट कर सकते हैं और उन्हें कह सकते हैं कि मैं आपके लिए रेट कम कर देता हूं, लेकिन आप मेरी पेमेंट 45 दिन में कर दीजिए क्योंकि हमें MSME एक्ट का पालन करना है। इस तरह से वो लार्ज वेंडर आपके साथ बिजनेस भी करता रहेगा और MSME एक्ट का और सेक्शन 43B ऑफ इनकम टैक्स एक्ट का पालन भी हो जाएगा। नो इम्पैक्ट ऑन पेमेंट आउटस्टैंडिंग। तो कुछ लोग कहते हैं कि 31 मार्च 2023 को जो ऑलरेडी हमने MSME की पेमेंट करनी है क्या वो भी डिसअलाउड हो सकती है? तो नहीं, क्योंकि 31 मार्च 2023 तक जो भी आउटस्टैंडिंग था उसकी डिडक्शन आप पिछले साल ऑलरेडी क्लेम कर चुके हैं, तो उसके डिसअलाउड का तो क्वेश्चन नहीं उठता एज पर माई ओपिनियन। बट एज पर MSME एक्ट सेक्शन 16 जो है आपको उसका इंटरेस्ट जो 21% मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया वो आपको MSME को पे करना पड़ेगा। तो आप ऐसा मत कीजिए और MSME की पेमेंट टाइम से कीजिए। जिन भी बायर जो वेंडर हैं उनको इन बातों का नहीं पता, जो ये चेंजेस आई हैं, तो उनको 15 दिन के अंदर और प्लस बहुत हाई रेट पे इंटरेस्ट भी MSME को पे करना पड़ेगा, क्योंकि यदि उन्होंने रिटर्न एग्रीमेंट नहीं किया तो उनको 15 दिन के अंदर पेमेंट करना है और 21% मंथली कंपाउंडिंग के हिसाब से उसको पेमेंट विद इंटरेस्ट पेमेंट करना है। और ये इंटरेस्ट एज ए एक्सपेंस भी आपको इनकम टैक्स में अलाउड नहीं होगा। अब कुछ लोग कहते हैं कि हमारी सेल्स टर्नओवर भी 5 करोड़ से कम है और हमारी इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी भी 50 लाख है, तो इसका मतलब हम माइक्रो हैं। तो यदि मैं इस क्राइटेरिया को क्वालिफाई करता हूं, फिर भी क्या मुझे MSME पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है, या इस क्राइटेरिया के तहत मुझे ये MSME का ऑलरेडी नाम मिल जाएगा? तो यदि आप MSME पोर्टल में रजिस्टर नहीं होंगे तो आप कोई भी बेनिफिट क्लेम नहीं कर सकते। इन बेनिफिट्स को क्लेम करने के लिए आपको MSME में रजिस्टर करना बहुत ज़रूरी है। अब इन जो सेक्शन 43B इनकम टैक्स में चेंज आया है, इसके क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं? सबसे ज़्यादा बेनिफिट इसका होगा गवर्नमेंट को, क्योंकि वो जितने भी खर्चे डिसअलाउड होंगे इस सेक्शन 43B सब सेक्शन H में, उसके कारण गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा इनकम टैक्स का और उसके साथ 1% पर मंथ का जो इंटरेस्ट है उसका बहुत सारा कलेक्शन होगा। All enterprise can get themselves registered under MSME to take the benefit of early payment। तो जितने भी हमारे CA CS सभी प्रोफेशनल हैं या छोटे छोटे बिजनेस वाले
लोग हैं वो सब अपना एमएसएमई रजिस्टर्ड कराएं और जल्दी से जल्दी पेमेंट लें। इससे वर्किंग कैपिटल जो कंट्री में है वो इम्प्रूव होगी, क्योंकि सभी को 45 या 15 डेज़ के अंदर पेमेंट करनी पड़ेगी। चेक बाउंसिंग के जो केस हैं वो भी कम होंगे, और कुछ क्लैरिफिकेशन भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आएंगी, क्योंकि अभी ये नया नया चेंज है। तो हम कुछ क्लैरिफिकेशन का भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से वेट कर रहे हैं, तो उससे भी हमें पता चलेगा कि आगे जाके क्या क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं। इसके बाद देखिए, जैसा मैंने प्रॉमिस किया था, एक टेबल के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा कि कितना लॉस हो सकता है। तो देखिए, यदि आपने माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज से 50 लाख की परचेज की थी और 15 से 45 दिन में के अंदर आपने 20 लाख की पेमेंट कर दी थी, लेकिन 30 लाख की पेमेंट आपने टाइमली नहीं की, तो उसके ऊपर आपको इस साल 35% के हिसाब से जो भी टैक्स रेट आपको एप्लीकेबल है, 10,48,000 का टैक्स जमा करना पड़ेगा। उसके बाद 1% पर मंथ, मैं ये मान रहा हूँ कि 6 महीने का डिले था, तो 63,000 रुपये का इंटरेस्ट उस टैक्स पे करना पड़ेगा। और उसके बाद 21% जो पर मंथ कंपाउंडिंग का जो इंटरेस्ट है वो भी आपको एमएसएमई को देना पड़ेगा, जो कि बनेगा 1,10,000। दूसरा केस देखिए, आपने 30 लाख की पेमेंट टाइमली कर दी, लेकिन 20 लाख की पेमेंट डिले कर दी, तो आपको 7 लाख करीबन टैक्स देना पड़ेगा, 42,000 का इनकम टैक्स पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और 73,000 का एमएसएमई को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तीसरे केस में आपने 50 लाख में से 40 लाख की टाइमली पेमेंट की, 10 लाख की पेमेंट टाइमली नहीं की, तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा 35%, जो कि 3.5 लाख के करीब है। उसके ऊपर इंटरेस्ट 21,000, और जो एमएसएमई को इंटरेस्ट देना पड़ेगा वो 37,000। ये जो मैंने एमएसएमई को इंटरेस्ट 21% कैलकुलेशन किया है, ये मैंने एनुअल बेसिस पे डायरेक्ट कर दिया है, लेकिन आपको ये मंथली कंपाउंडिंग के हिसाब से पे करना है, तो ये इंटरेस्ट इससे भी ज़्यादा बनेगा। इस आशा करता हूं कि आपको जितने भी मैंने क्लॉजेज, प्रोविज़न, बेनिफिट, नुकसान जो भी बताया है वो आपको क्लियर हुए होंगे। तो आप इसे वीडियो को ध्यान से देखिए, और जितने भी प्रोविज़न हैं इनसे आप कैसे बच सकते हैं, इन सब का मैंने सॉल्यूशन भी इस वीडियो में दिया है। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें, ताकि सभी इसका फ़ायदा उठाएं। और इन प्रोविज़न्स का कंप्लाई हमें इसी साल करना है, तो आप आज से ही अपने सारे प्रोविज़न्स का कंप्लायंस करना शुरू करें, ताकि आपको कोई भी नुकसान ना हो। इसके बाद आपको कोई भी क्वेश्चन हो, आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं सारे आपके कमेंट्स का या क्वेश्चन का जवाब देने के लिए ऑलवेज रेडी हूँ। करता हूँ कि जितनी भी इंफॉर्मेशन मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 एमएसएमई चेंजेस इन सेक्शन 43B ऑफ इनकम टैक्स में डिस्कस किए, वो सभी पॉइंट्स आपको क्लियरली समझ आ गए होंगे, और हम वो सभी स्टेप्स उठाएंगे जिससे हमें कोई भी नुकसान हो। इसके साथ ही मैं एक बार और रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों से भी शेयर करें, ताकि हम किसी को भी नुकसान ना होने दें, क्योंकि हमें पता है कि पैसा कितनी मेहनत से कमाया जाता है, और कोई भी इंटरेस्ट, टैक्स, पेनल्टी हमें जब भी हम देते हैं तो हमें वो अच्छा नहीं लगता यदि वो जेन्युइन या रीजनेबल ना हो। तो हमें इस वीडियो में जितनी भी बातें बताई हैं वो सबका ध्यान रखना है, ताकि हम उस नुकसान से बच सकें। उसके बाद अंत में मैं वही 2 बातें शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहले आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, बिकॉज हेल्थ इज़ वेल्थ। और दूसरा, आजकल मानसून सीज़न चल रहा है, तो बहुत सारी बीमारियां फैल रही हैं, उनसे बचने के लिए हमें अपने आसपास साफ़ सफाई रखनी चाहिए, अपनी गली मोहल्ले को भी साफ़ सुथरा रखना चाहिए, जिससे कि सभी लोगों को हम बचा सकें और अपने इंडिया को और इंडिया की इमेज को और इम्प्रूव कर सकें। तो थैंक यू सो मच।